अच्छा, अगर मैं अभी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन भी मैं इसमें ले लेती हूँ। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, किस तरीके से ये बूम कर रहा है, तो इसको लेकर क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि खास तौर पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, तो कहीं न कहीं बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए पैसा उतना होना भी चाहिए और रिस्क जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस तरफ ये प्रेफ़र करना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, डेफ़िनेटली जैसा मैंने आपको कहा, ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीयों से थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो हुँ, इनके पास एक परसेंटेज एलोकेशन होता है जो बहुत हाई रिस्क में जाता है। तो ये ओके, बिल्कुल पसंद करते हैं और 5 से 10% पैसा अपना लगाते हैं वो इस अच्छा। इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से बूम होता जा रहा है, ख़ास तौर पर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑल वर्ल्ड के हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो म थर्ड पोज़ीशन पर है, जिस तेज़ी के साथ इंडिया स्टार्टअप की ओर आगे ग्रो कर रहा है। तो इसको लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या-क्या चीज़ें वो सोचते हैं कि अगर वो भई भारत में आ रहे हैं तो उन्हें स्टार्टअप करना है, किस हुँ। तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए? तो उनके लिए कहीं न कहीं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी, बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो इस चीज़ को देख के क्योंकि वो जब गए ज़्यादातर लोग जब गए थे तो भारत स्टार्टअप में इतना नामी नहीं था। हुँ, बट आज इतना नामी है तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया और वो मिस करने की जो भावना है, उस कारण वो और ज़्यादा उसमें अपना योगदान देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, राइट? एक्चुअली उत्तेजित रहते हैं। हम मना हुँ, करते हैं कि आप हुँ, ऐसा मत करो। हुँ, इतना मत करो क्योंकि हुँ, स्टार्टअप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत बिल्कुल। सोच समझ के करना चाहिए। तो अ, 3 तरह से वो इसमें भाग ले सकते हैं। हुँ, एक तो जो फंड्स हैं, हाँ, स्टार्टअप फंड्स हाँ, उनके थ्रू डाल हुँ, सकते हैं पैसा। दूसरे काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके थ्रू पैसा डलता है जैसे एंजेलिस्ट हो गया, लेट्स वेंचर हो गया, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू स्टार्टअप्स में पैसा डलता है। और तीसरा वो खुद इंडिविजुअली स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके डाल सकते हैं, अगर हुँ, वो एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं आज की भाषा में। हुँ, तो ये 3 तरह के होते हैं। हुँ, अब क्योंकि वो भारत से दूर हैं, तो उनके लिए जो सबसे सही तरीका होना चाहिए, वो होना चाहिए कि फंड्स के थ्रू अपना इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में अपना योगदान देना या फिर खुद स्टार्टअप करना जब वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 उनके लिए ज़्यादा किफ़ायती होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। हुँ, बहुत सारे एनालाइज़ मैंने देखा है कि वो काफ़ी स्टार्टअप्स में बिना कोई ड्यू डिलिजेंस के ही डाल देते हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तो हुँ, उनको बहुत सारे तौर तरीके नहीं पता, फिर वो हुँ, परेशान भी होते हैं। हुँ, तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब तरीके हैं और उनको इस तरह करना चाहिए हुँ, और उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है इंडियन स्टार्टअप्स को लेके हुँ, और काफ़ी लोग ऐसा मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में हुँ, कि जितने तादाद है उनकी जो इंडिया में आके स्टार्टअप करना चाहते हैं, हुँ। वो बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं वो अलग स्ट्रैटेजी से भी सोचते हैं और कई बार वो धोखा भी खा जाते हैं, घाटा भी खा जाते हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर मैं एनआरआईज़ के पैसे की बात करूँ तो कई बैंक में इंडिया में कई बैंक में उनके पैसे रहते हैं और हुँ। कहीं न कहीं इंडिया की जो इकॉनमी है उसके लिए एक वरदान साबित भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता है। लेकिन कहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो कहीं न कहीं किसी एक्सपर्ट से वो बात करेंगे, उनसे डील करेंगे, तो यहाँ पर उनको सोच समझ के रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है क्या? बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार हुआ क्या है कि 90 के दशक में और 80 के दशक में हुँ, उनके साथ काफ़ी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने कहीं कुछ लैंड खरीदवा दी, रियल एस्टेट खरीदवा दिया, कुछ और कभी इंश्योरेंस पॉलिसी हुँ, काफ़ी ऐसी बेची गई हैं जिससे उनके मन में पहले ही एक शक रहता है कि हमें अच्छा। सही राय दी जा रही है या नहीं, हुँ, सही प्लेटफ़ॉर्म है या नहीं। हुँ, तो क्योंकि वो गलतियाँ वो कर चुके हैं। हुँ, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है उनके पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझना हुँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उनके जो टैक्स लॉज़ हैं, वो भी समझना ज़रूरी होता है हाँ, कि उनकी कंट्री में उन्हें क्या टैक्स लॉज़ लगे हैं जब वो भारत में पैसा डाल रहे हैं। हुँ, तो बहुत सारे एनालिस्ट को ये भी नहीं पता होता और एक्चुअली पता भी बहुत कम है आजकल हुँ, आज तक हुँ, जो सिस्टम्स बने हुए हैं। हुँ, आई थिंक उसी के हिसाब से हम भी कुछ चीज़ नई जो चीज़ें बना रहे हैं वो उसके अराउंड ही बना रहे हैं। हुँ। तो ज़रूरी है कि उन्हें पूरा पता रहे, ये बात सही है और एक्सपर्ट राय ज़रूरी है। अच्छा, आपने टैक्सेशन की बात करी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उलझ भी जाते हैं और हुँ। कहीं न कहीं ये कश्मकश उनकी लाइफ़ में बनी भी रहती है। अगर मैं इसके इतर रिटर्न की मैं बात करूँ जैसे कि अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रो टिप्स आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे? मतलब टैक्स के हिसाब टैक्सेशन को से लेकर अगर जैसे कि आप अपनी राय रखें कि किस तरीके की हुँ, फेजेज़ उन्हें करने पड़ते हैं? राइट। नहीं तो जैसे उनको पहले यही नहीं पता होता कि अगर वो यहाँ से पैसा बना रहे हैं हुँ, और तो उनका जो टैक्स लगता है यहाँ, वो अपने खुद के देश में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि भारत के 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन
अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, DTAA कहते हैं उनको। हम्म। उससे ये होता है कि जो भारत में पैसा बनाया और यहाँ पे उसका जो टैक्स पे किया, वो जो पे करा उनने और जो वहाँ उन्हें पे करना है, वो यहाँ का टैक्स जो पेड है उसके अगेंस्ट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसका जो उस मतलब आप डिफरेंस जब निकालेंगे जितना टोटल पे करना है और जो भारत में पे कर दिया, तो आप डिफरेंस पे करते हो वहाँ। अब बहुत सारे एनआरएस को ये नहीं पता, वो दोनों तरफ पूरा पैसा पे कर देते हैं, तो इससे बहुत सारा पैसा उनका बच सकता है। अच्छा, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवीज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। खास तौर पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए, अब कई तरह के अनाउंसमेंट शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर इनको लेकर देखने को मिले। कहीं ना कहीं सेक्टर्स भी बहुत उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले टाइम पे बूम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या सोच इसको लेकर रह सकती है कि अगर यहाँ पर निवेश किया जाए तो किस तरीके से उनको अपनानी चाहिए चीजें, टिप्स? जी बिल्कुल, ओवरऑल बूमिंग सेक्टर्स में सब इंटरेस्टेड रहते हैं और एनआरआईज और ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जिस देश में है वो देश भी आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये आइडिया रहता है कि कौन से सेक्टर्स भारत में ज़्यादा आ सकते हैं। जिसमें से एक सेक्टर ऑफ कोर्स आपने जैसा कहा रिन्यूएबल एनर्जी, और पता चल रहा है दुनिया में, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जर्मनी में काफ़ी पहले रिन्यूएबल का बूम आया हुआ था। सोलार, विंड आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी डेवलप्ड इकोनॉमी है फ्रॉम रिन्यूएबल के हिसाब से देखें तो वहाँ के एनआरआईज को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भारत का रिन्यूएबल कैसे बढ़ सकता है या कैसे बढ़ेगा। तो जिस देश के जो लोग हैं, जैसे यूएस वाले लोग ये देख पाते हैं कि भारत में एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो अपनी खुद के देश में अच्छे से होते हुए देखा है इस्तेमाल। तो आई थिंक इस तरह से एनआरआई का दिमाग पहले पकड़ लेता है ऐसे ट्रेंड्स कंपेयर टू ए रेसिडेंट जो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होती है। तो जैसे भारत में भी जो सेक्टर्स आ सकते हैं, एआई का डेटा की पूरी डेटा सेंटर सबसे बड़ा सेक्टर जो सब दिख रहा है अब, ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है ही है, सेमीकंडक्टर हम सब जानते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली ये सोच है। अच्छा, अगर मैं आने वाले 2 से 4 साल की मैं बात करूँ तो क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर आने वाले वक्त में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, और जहाँ पर कहीं न कहीं जो एनआरआईज़ इन्वेस्टर हैं, वो किस सेक्टर की ओर जाते हुए आपको नज़र आ नहीं, रहे हैं? मैंने जैसे आपको बताया ये तीनों सेक्टर्स मुझे दिख रहा है जो होते हुए। हुँ, एक और बड़ी बात है कि कभी-कभी ट्रेंड्स आते हैं नए-नए, जैसे अब मेटल ट्रेंड आना शुरू हो रहा है, सबको दिख रहा है, राइट? वो एकदम से आया है। आप 3 साल पहले सोचते तो 100 में से 2 ही लोग बोलते वो बात, और हो सकता है वो होती, हो सकता है वो नहीं होती। तो काफ़ी बार मार्केट ऐसे मूव करता है, जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तब्दील हो जाती है जिस तरह। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये 3 सेक्टर हमें दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स में हो रहे हैं, वैसे और ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे अदर सेक्टर्स में, जिसमें भी एनआरआईज अपना योगदान देंगे आगे जाके। बिल्कुल। अच्छा, कुछ देर पहले ना आपने आंसर किया था डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एज़ अ एनआरआई उनको इन्वेस्ट करना है तो कौन-कौन से वो डाइवर्सिफिकेशन उन्हें अपनाने चाहिए जहाँ पर कि उनको आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न मिल सके? डेफिनेटली, अगेन जैसे मैंने आपको 3 श्रेणियाँ बताई थी शुरू में हाँ। एनआरआईज की, तो मैं कोई भी एक श्रेणी से आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे बिल्कुल। अगर हम ये श्रेणी पकड़ लें जिनको भारत आना ही आना है, हाँ। तो उनको कैसे सोचना है? वो तो उनको ये होता है कि हम एक घर खरीद लें, तो सबसे पहले उन्हें घर खरीदना चाहिए। अब मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले डिपेंड करता है कि एज क्या है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, क्या आपका पहला पेरेंटल हाउस है, नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्ट इसका कोई आंसर नहीं है। बट मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जिस एनआरआई का लेट से पेरेंटल हाउस नहीं है, तो सबसे पहले वो अपना ये सिक्योर करे, इमोशनली सिक्योर होना जरूरी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहले वो घर लेगा, घर लेने के बाद वो एसआईपी अपनी साथ साथ चालू करता है जब तक वो भारत नहीं आ रहा, क्योंकि वो घर लेके रेंट पे देता है, उस रेंटल इनकम से वो एसआईपी कर सकता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो और पैसे कमाता है उसके पास और इकट्ठे पैसे आते हैं। जब इकट्ठे पैसे आ रहे होते हैं तो फिर वो उस टाइम पे बल्क इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में, और ज्यादा पैसे आने पे कुछ हाई रिस्क ले सकता है, जैसे पीएमएस हो गया, एआईएफ हो गया। एंड उदाहरण के तौर पे कम लोग डेट प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आईएनआर करेंसी और उसके देश की करेंसी पे भी डिपेंडेंट है कि उसको क्या करना है। बट ज्यादातर लोग इक्विटी प्रेफर करते हैं। तो धीरे धीरे अपना हाई रिस्क
एसेट क्लासेस की तरफ रुझाव बढ़ा सकते हैं ताकि वो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी बनाए। शुरुआत करें घर लेके, जो लोगों को वापस आना है, एंड फिर एक एसआईपी शुरू करते रहे रेंटल इनकम के थ्रू, एंड फिर बल्क इन्वेस्टमेंट्स करें। जब मैं एसआईपी कह रहा हूँ तो एसआईपी इक्विटी में भी हो सकती है और लेट्स से गोल्ड में भी हो सकती है, जैसे आपने शुरू में बताया। वो डिपेंड करता है कि उस मार्केट की उस टाइम पे क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, तो बहुत डिपेंड करेगा कि वो क्या चाह रहा है और मार्केट के सिनेरियोज क्या है। उस हिसाब से आप लगातार एक एसआईपी रोल ओवर करते रहें। फिर बल्क का मैंने आपको बात किया, जैसे जैसे थोड़ा पैसा अक्यूमुलेट होता है उसकी कंट्री में उसके पास और पैसा डालने का पैसा अक्यूमुलेट होता है, फिर हाई रिस्क की तरफ जाएं जैसे पीएमएसएआईएफ, एंड फिर एंड में जब काफ़ी पैसा हो जाए तो आप वेरी हाई रिस्क एसेट क्लासेस जिसमें ज़्यादा पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी भी रहती है बट खोने की भी पॉसिबिलिटी रहती है स्टार्टअप की तरह, वहाँ पे भी आप सोच सकते हैं। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन थॉट रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है ना जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं तो उन्हें बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी, उनके माइंड में कई तरह के जो सवाल आ रहे होंगे। मुदीत, एक सवाल मेरा ये एक और कि जैसा कि आपने कहा था कि जो मेटल है वो कहीं न कहीं उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो हम सिल्वर की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें या फिर कॉपर और एल्यूमीनियम की बात करें। हम देख रहे हैं कि ईवीज़ में बहुत तेज़ी से सिल्वर का यूज़ होता जा रहा है और कहीं न कहीं इसको लेकर इसकी जो रेट है वो भी हम देख रहे हैं आसमान छूते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ये मेटल सेक्टर है, इस और ये किस डायरेक्शन की ओर जा सकता है? सिर्फ मेटल सेक्टर पे नहीं कहूँगा, मैं उन सारी चीज़ों पे कहूँगा जैसे जैसे आज के दौर में जो जियोपॉलिटिक्स मूव कर रही है वो ऐसे मूव कर रही है कि सब देश इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, अपने देश की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ। और अगर आप 20 साल पहले सोचेंगे तो सब लोग बाहर की तरफ ज़्यादा देख रहे थे, तो ग्लोबलाइजेशन का दौर था। अब लोकलाइजेशन का दौर है। लोकलाइजेशन के दौर में क्या होता है, विद टाइम जब तक लोकलाइजेशन दौर चलेगा, जो मैं मतलब विद ऑल डिस्क्लेमर आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, बट मेरे व्यू में, पर्सनल व्यू में 4-5 साल लोकलाइजेशन का दौर चलेगा। उस दौर में होगा क्या कि जो इनवर्ड लुकिंग रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग और पावरफुल देश उस पे अपना कंट्रोल और बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को और कंस्ट्रेंट करेंगे। तो जो रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं अगर हम वैसे सोचने लगे तो वो मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ेगी विद टाइम जब लोग और बैन की तरफ जाएंगे अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज। जैसे अभी हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया, ये सारे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कोई ना कोई देश अपना रिसोर्स बैन कर रहा है बाहर पहुंचाने से, एंड उसका जैसे तेल का भी किसी ने बैन कर लिया तो उस टाइम उसकी कॉस्ट बढ़ गई। किसी ने सिल्वर का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, कोई और टैरिफ बैन कर रहा है, तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली इनवर्ड लुकिंग चीजें ज्यादा हो रही हैं, अपने देश को ज्यादा सोचा जा रहा है और बाहर के देशों को मुश्किल किया जा रहा है कि वो हमारे देश में ज़्यादा, स्पेसिफिकली यूएस देख लो, चाइना देख लो, जो भी पावरफुल देश हैं वो अब अपने आप को और पावरफुल करने के लिए ऐसी चीज़ें करेंगे। जब ऐसा होता है तो जो रिसोर्सेज होते हैं एक मतलब अर्थ के या दुनिया के या कंट्री के, जोग्राफिकल कंट्री के, वो महंगे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होगा तो आज अगर ट्रेंड मेटल का है तो और ट्रेंड्स आएंगे, मेरा ये सोच रहेगी इस पे। तो वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में जब ये दौर वापस पलटेगा और लोकलाइजेशन से स्टेडी स्टेट आके ग्लोबलाइजेशन आएगा तो वापस चीज़ें अपने वापस उस एक मतलब स्टेडी स्टेट पे आके नॉर्मलाइज होंगी।